सर चैलेंजेस की बात आई तो स्टार्टिंग का 1 साल तो सर निकल गया आराम से, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स भी थी। उसके बाद सर जब पूरे साल पढ़ाई करने के बाद मैं फ़ेल हुआ प्रीलिम्स में, तो मुझे रियलिटी चेक हुआ कि भाई ये तो गलत फंस गए हैं अब तो। अब बट वो था, जॉब भी छोड़ दी है और करना भी था। तो सर आई केप्ट ऑन गोइंग, करता रहा करता रहा करता रहा साइड बाय साइड सर। फिर थोड़ा, अब 1-2 साल 3 साल हो गए, तब घर वाले भी बोलने लग गए कि भाई कैसे तुम करोगे। सो हाय एवरीवन। आज हर्ष आए हैं जिन्होंने सेबी ग्रेड ए क्लियर किया है 2025 का। इन्होंने नबार्ड भी क्लियर किया है अभी 2025 में। सो अभी इन्होंने नबार्ड ज्वाइन किया था और अभी ये नबार्ड छोड़कर सेबी ज्वाइन कर रहे हैं। नबार्ड से पहले ये एलईयू में काम करते थे, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इनकी जर्नी बहुत बहुत लंबी है। मतलब 2016 में इन्होंने जॉब छोड़ी थी और तब से फिर ये यूपीएससी कर रहे थे। 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं इन्होंने 2022-23 तक। फिर रेगुलेटरी बॉडी में आए, रेगुलेटरी बॉडी में 22, 23, 24 एग्ज़ाम दिए। 24 में सेबी में इनके इंग्लिश में 39 मार्क्स रह गए थे फेज़ 2 में। पेपर 2 में इनके 82 थे 24 में, तब इनका इंग्लिश के कारण रह गया। फिर नबार्ड का भी इनका एक 5 मार्क्स से रह गया था इंटरव्यू। तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया, काफ़ी स्ट्रगल किया है। और अपने आप को सस्टेन करने के लिए ही हैव बीन गिविंग कोचिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट फॉर वेरियस यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स। और इनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट में मतलब पहले ही बंदा है जिन्होंने नबार्ड भी फोड़ दिया है और सेबी भी फोड़ दिया है। एंड हर्ष ने प्राइमरीली 90% तक मैं कह सकता हूँ शायद एडुटैप को ही रेफ़र किया है सेबी के लिए। सो ही इज़ वेरी हैप्पी विद द कंटेंट। कंपनी लॉ में इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट्स बताई हैं दैट विल डू, बट अदरवाइज इज़ लाइक ए इट्स वेरी गुड। एंड उन्होंने स्क्रैच, एडवांस, रिवीजन सब वहीं से किया है। सो दैट्स द ओनली सोर्स दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय हर्ष नो फॉर सेबी ग्रेड ए। तो हर्ष लिखते हैं कि थैंक एडुटैप फॉर हेल्पिंग मी आउट इन दिस जर्नी। योर कंटेंट एंड गाइडेंस इज नीडेड टू अचीव this milestone. Keep guiding and keep motivating. So thank you, Harsh. I'm glad that we could play a role in your journey. 4:30 बजे उठ के तैयारी करते थे जी जॉब के साथ। 4:30 से 9, फिर ऑफिस जाके 2-3 घंटे पढ़ना, फिर ऑफिस का काम भी जल्दी जल्दी करना, घर आके फिर पढ़ना। So it has not been easy, but that is what this journey is all about. We have seen in case of lot of aspirants, आसानी से तो शायद 1 ही 2 को मिला है, बाकी तो मैं देखता हूँ कि सब ने स्ट्रगल ही किया है ओवर मल्टीपल ईयर्स टू रीच वेयर दे आर टुडे। तो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्ष। हर्ष, हमारी साइड से एक बुक है। आई होप यू विल रीड इट एंड एंजॉय इट एंड रिमेंबर दिस एज अ गिफ्ट फ्रॉम एडुटैप। और ये कि अचीवर्स बैच है, आप अपने शर्ट पे लगा सकते हो इसको। थैंक यू सर। Any questions that we have for Harsh today? Is there anything जो जिसने इस बार वर्क किया, what do you think is the one thing if you would have to pick कि इस बार वर्क कर? हाँ, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना पड़ेगा, वीकनेस पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे मेरा वीकनेस था लास्ट ईयर इंग्लिश, तो उस पर मैंने काम किया इंग्लिश में, क्योंकि पेपर 2 वाज क्वाइट गुड, बट इंग्लिश ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और पेपर 1 में, फेज़ 1 में पेपर 1 को भी आपको इजी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सर को मैंने जैसे बताया स्टोरी, पेपर 1 में जस्ट आई पास्ड विद अ विस्कर। तो 30.93 मार्क्स हैं इनके फेज 1 पेपर 1 में। So, सेबी में कट ऑफ 30 होती है। सो दैट वाज नीडेड, लक भी और मेहनत भी साथ में। इनका लक में काफ़ी मतलब बिलीव है कि मतलब वही तैयारी से इनके एग्ज़ाम थोड़े थोड़े मार्जिन से रह रहे थे, बट व्हेन लक इज़ ऑन हिज साइड तो 2024 में एलईओ भी फोड़ दिया, 25 के साइकिल में नबार्ड से भी दोनों कर लिए। सो ये कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं कि करते जाओ, अच्छा करो, नीयत सही होनी चाहिए तो अपने आप रिजल्ट आएगा। जैसे आप नाबार्ड में थे ऑलरेडी, तो सेबी मतलब ग्रेड तो सेम ही है, फिर क्या रीज़न था स्विच करने का? सेबी में जाने का ये रीज़न है कि सेबी मेरी एकेडमिक से पूरा इंक्लाइन करता है। जैसे आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी, लॉ ग्रेजुएट, और अभी मैं एनफोर्समेंट में हूँ, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज होगा। दूसरी चीज़,
एक मेजर फैक्टर है आपको दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रांसफ़र का होता है, सेबी में वो 90% नहीं है। एलिमिनेटेड है। आपको ट्रांसफ़र मिलेगा तो लाइफ में एक बार मिलेगा, वो भी 2-3 साल के लिए। तीसरा चीज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सेबी में एज़ कम्पेयर टू अदर रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि वहाँ पे स्टैग्नेशन आ चुका है। सो सेबी इज़ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कम एम्प्लॉयज़ है और डाइवर्सिटी ऑफ वर्क सेबी में एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है। सो दीज आर द रीजन। So thank you guys. Let's wish all the best to Harsh. थैंक यू। ठीक है हर्ष, ये बुक आप ले जाओ। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये आप यहाँ पे लगा दो यार, हम इसको फिर कहीं और लगा दें। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर इंटरव्यू सीरीज़ विद टॉपर्स। और आज मेरे साथ हैं हर्ष चौहान, जिनकी जर्नी मैं बोलूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है। आज की इस दुनिया में जहाँ हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे जीते हैं और सब लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है दैट हाउ टू क्लियर सेबी आरबीआई इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कैसे तैयारी करें ताकि सिलेक्शन पक्का हो जाए, कोई भी लूप होल ना रहे। हर्ष की जर्नी बिल्कुल एक नया आपको आईना दिखाएगी। हर्ष जो कि ग्रेजुएट हैं बीकॉम में और इन्होंने कंपनी सेक्रेटरी का भी सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल कोर्स पूरा किया है, कंपनी सेक्रेटरी हैं ये। इनकी एग्ज़ाम की जर्नी बहुत ही मोटिवेटिंग है। 2016 से इन्होंने एग्ज़ाम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। 6 अटेम्प्ट्स दिए हर्ष आपने? यस सर। और 2023 तक आई थिंक इन्होंने 6 अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी के। 2022 से इन्होंने रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी एग्ज़ाम देने शुरू किए। सेबी का एग्ज़ाम दिया इन्होंने 3 बार, नबार्ड का एग्ज़ाम दिया इन्होंने 2 बार। और अच्छी बात यह है कि 2025 के साइकिल में इन्होंने नबार्ड भी क्लियर किया है और सेबी भी। कहते हैं ना कि जब अच्छा टाइम आता है तो सब कुछ ही अच्छा होने लगता है। और बीच में और भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। इफ्सका का एग्ज़ाम दिया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यूपी पीसीएस, एचसीएस। मतलब आप ये देखो कि एक बंदा 7-8 साल लगातार तैयारी करता है, इतने एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, फिर अचानक से बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। ये एक लक फैक्टर मान लीजिए, बट मुझे लगता है कि आपकी मेहनत जो है वो रंग दिखाना शुरू करती है। तो इनकी जर्नी के बारे में अगर मैं और बताऊं तो इनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में 2024 में इन्होंने एलईओ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर किया था, ऑल इंडिया रैंक 16 था। 2025 में इन्होंने नबार्ड का जो एग्ज़ाम था वो क्रैक किया और 2025 में इन्होंने सेबी भी क्रैक किया। अब ये नबार्ड में आप समझ लीजिए काम करते हैं, रिज़ाइन कर चुके हैं क्योंकि अब तो सेबी में सिलेक्शन हो चुका है। लास्ट अटैम्प्ट था जिनका नबार्ड और सेबी का ये। तो काफ़ी लोगों को लगता है ना कि एज ज़्यादा हो गई, अब सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये आपके सामने जीता जागता सबूत है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इनका बहुत वीक था। यूपीएससी में भी सीसैट ने इनको काफ़ी तंग किया और यहाँ पे भी सेबी में फ़ेज़ 1 पेपर 1 में इनके 30.93 मार्क्स थे। तो लक फैक्टर मान लीजिए या एक मेहनत मान लीजिए कि बस लाइन क्रॉस कर ली, इतनी मेहनत कर ली। तो यहाँ पे इन्होंने सही एक एग्ज़ाम चुना। मैं ये बोलूँगा आरबीआई पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, सेबी नबार्ड पे किया, जहाँ पे क्वांट रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। नबार्ड का इन्होंने इंटरव्यू दिया था 2023 में, 5 मार्क्स से रह गए थे। सेबी 2024 में मेंस में इनके पेपर 2 में 82 मार्क्स थे। तो सिलेक्शन होना बड़ा आसान था 2024 में, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि इंग्लिश में इनके 39 मार्क्स रह गए, मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो हर्ष ने मुझे बताया। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है जी। जॉब के साथ तैयारी की है इन्होंने, सुबह सुबह उठ के 4:30 से 9 बजे तक पढ़ाई की है सुबह ऑफिस जाने से पहले। तो आसान किसी के लिए भी नहीं होता, आसान है ही नहीं। जो बंदा आसान काम करना चाहता है वो रेगुलेटरी बॉडी में ना आए। तो हर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। इंट्रो इतनी बड़ी थी कि मैं खुद खो गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं, बट इट्स इंडीड एन अचीवमेंट। थैंक यू सर। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद जब इतने ज़्यादा सक्सेस मिले 2-3 सालों में, विच वन ऑफ दीज मेड यू द मोस्ट हैप्पीएस्ट? सिलेक्शन इन एलईओ, सिलेक्शन इन नबार्ड और सिलेक्शन इन सेबी? सर सिलेक्शन इन एलईओ वो सबसे पहला था कि मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाला है। सो वो एक फीलिंग आती है कि 2016 के बाद यू आर प्रिपेयरिंग और आपने फाइनली एक एग्ज़ाम निकाला है। सो वहाँ पे खुशी हुई, वहाँ पे लगा, घर वालों को भी लगा कि चलो इसने इतनी मेहनत के बाद एक गैजेटेड पोस्ट पे ही इज़ नाउ पोस्टेड।
तो वहाँ पे खुशी हुई फिर गोल सर मेरा हमेशा से सर सेबी में जाने का था। तो आई वॉज श्योर कि मुझे सेबी करना है, जॉब के साथ करना है, क्योंकि एक एज के बाद आपको करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो मन में ये था कि सेबी की जैसी वैकेंसी आएगी आई विल बी पुटिंग ऑल माई फोकस देयर। तो जैसे ही वैकेंसी का पता चला, नोटिफिकेशन आई कि नोटिफिकेशन आने वाली है, तो सर मेरे मन में माइंडसेट था कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। नाबार्ड का भी था कि मुझे रेगुलेटरी बॉडी में जाना है, तो दोनों का लास्ट अटैम्प्ट था। तो मैंने सोचा कि अब ये राइट टाइम है, आपको अपना जितना भी है मेहनत, जितना आप कर सकते हो, जितना आप अपना लास्ट शॉट बोलते हैं ना सर उसे, जिसके कि आप सब करने को आप रेडी हो, जहाँ पे आपको अब सेक्रीफाइस करना है। अब मेरे दिमाग में ये चलता था ऑफिस में भी कि भाई पढ़ाई करनी है, कैसे करना है, वैसे करना है। तो वो चीज़ हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आई तो मैंने लगा कि दिस इज़ राइट टाइम, अब लग जाओ। तो वही दिन था सर नोटिफिकेशन के आने के बाद से मुझे पता था कि 9 महीने आपको स्ट्रगल करना है, दैट वुड वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने अपना माइंडसेट ऐसे ही डेवलप कर लिया था कि मुझे जैसा भी टाइम मिलेगा, चाहे ऑफिस से पहले, ऑफिस के बाद, ऑफिस के अंदर, तो आई विल बी यूटिलाइजिंग इट इन स्टडीज़। तो वो माइंडसेट बनाने के बाद सर ये था, और सेबी का मुझे था कि ये एग्ज़ाम है जो मैं क्रैक कर सकता हूँ। नाबार्ड का मुझे कम शॉर्टी थी, पर सारा फोकस सेबी पे था। तो लकीली भगवान की कृपा हुई, जैसे मैं मानता हूँ कि महादेव की कृपा के बिना आपका जीवन में कुछ हो नहीं सकता। तो जब वो हाथ पकड़ते हैं तो वो ऐसा पकड़ते हैं कि आपको वो कहीं भी ले जा सकते हैं। आप मेहनत करो और आप पहुँच जाओगे। तो मैंने भी मेहनत करी, बस एक अंदर से विश्वास था कि कर्म अच्छे हैं, सच्चे हैं, बाकी रिजल्ट जो होगा वो भगवान के ऊपर है। तो भगवान ने साथ दिया और मैं यहाँ पे पहुँच गया सर। So SEBI made you the most happy. Yes, SEBI made me the most happiest because sir it was a dream। because मैं जब कंपनी सेक्रेटरी की तरह काम कर रहा था, तो कंपनी सेक्रेटरी में आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, और वी वुड बी डील्ड विथ सेबी एज वेल, कि हमारी कंपनी लिस्टेड थी। तो हमेशा से वहाँ पे था कि यार सेबी में काम करने में कैसा फील आएगा, सेबी वाले क्या करते होंगे। तो उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि, और इतने फ्रिक्वेंट एग्ज़ाम भी नहीं होते थे। तो जब वहाँ पे वो ड्रीम बना था, फिर यूपीएससी में शिफ्ट हो गया कि मुझे पता चला कि यूपीएससी भी एक बहुत अच्छी एग्जामिनेशन जहाँ पे आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। वहाँ पे बहुत टाइम दिया, 6-7 साल 8 साल कंटिन्यूसली। बट एक फ़ेज़ आया जहाँ पे मुझे समझ में आया कि यूपीएससी में अपनी दाल नहीं गलेगी। हमें कितना भी एफ़र्ट डाल लो, क्या वो लक एफ़र्ट हो जाए या कुछ कमी है मेरे अंदर। मैं CSET वॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। 4 अटैम्प्ट मेरे CSET में वेस्ट हुए। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अब समय आ चुका है कि हमें ना दूसरे एग्ज़ाम से फोकस करना है। सो उसके बाद से सेबी रेगुलर आने लग गया 2-2 3-3 साल में। तो 2017-18 में जब आया था तब मेरे से मिस हो गया था, क्योंकि मैं सेबी फोकस नहीं था, यूपीएससी फोकस था। फिर जब 2022 में आया तो मेरे को डिसाइड हो गया कि अब यहाँ पे करना है, यूपीएससी करते रहेंगे साइड बाई साइड जैसा आएगा। तो वहीं से सर मैंने सेबी, नाबार्ड, ये अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ पे देना चालू कर दिया, क्योंकि मेरा यूपीएससी में सैचुरेशन आ चुका था। डिस्पाइट डूइंग ऑल द एफर्ट्स आई कैन डू, रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो वहीं से सर मेरी रेगुलेटरी बॉडी की, और 2023 के बाद आई वॉज मोस्टली फोकस्ड ऑन दिस एग्ज़ाम्स की, जो एग्ज़ाम मैं निकाल सकता हूँ। आपको सेबी का पैटर्न पढ़ने के बाद, बीइंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई अंडरस्टूड दैट दिस इज़ द एग्ज़ाम। मुझे पहले दिन से पता था कि ये एग्ज़ाम मैं एक दिन क्रैक कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर वो कैलिबर है। फिर मैथ्स वाला पोर्शन यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल है। सो वहीं से इंस्पिरेशन आई, और सिंस एज अ कंपनी सेक्रेटरी, हर कंपनी सेक्रेटरी की ड्रीम होती है कि आप सेबी के अंदर काम करो। तो वहीं से सर चालू हुआ सब कुछ। तो जब आपने थोड़ा पीछे जाते हैं, 2016 में आई थिंक आपने जॉब छोड़ी थी। जी सर। तो उस टाइम पे ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी थे आप। जी सर। 70,000 की आपकी मंथली सैलरी जी थी। सर। तो जॉब छोड़कर एकदम से और कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब होता है ना कि बाप दादा की बड़ी जायदाद है तो आराम से तैयारी करेंगे, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। तो एक जो हम मिडिल क्लास से आते हैं उनके लिए जॉब छोड़कर तैयारी करना एक अलग तरह का प्रेशर होता है कि सैलरी जिसकी आदत पड़ चुकी होती है, हर एक तारीख को आएगी, वो भी नहीं आ रही है, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी सर्टेन नहीं है। तो जब आपने जॉब छोड़ी क्या फीलिंग थी, और क्या उसके बाद कुछ चैलेंजेस आए, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर जॉब छोड़ने के लिए मेरे जो फादर साहब थे, मेरे डैडी, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। फ्रॉम मेरे बचपन से लेके मैंने जो भी पापा को बोला, पापा मुझे ये करना है, तो पापा ने बोला कि कर, तेरा जो मन है वो कर। तो मैंने पापा को कॉल किया, बोला कि पापा मेरा हो गया है यहाँ पे, अब मुझे ग्रोथ दिखती नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है कि, और उस टाइम में सर यंग एज में भी था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, और इंडिया के अंदर से यूपीएससी से बड़ा कुछ है नहीं करने के लिए।
तो मेरे मन में वो ड्रीम भी आया कि अब मैं यूपीएससी करूँगा एंड लाइक आई विल गेट इनटू आईपीएस आईएएस आईएफएस आई ड्रीम्ड ऑफ दीज सर्विसेज। तो पापा को बोला पापा ऐसा ऐसा करना है, अब जॉब तो मैंने 2 महीने जॉब के साथ पढ़ाई की, बट मुझे समझ में आ गया था कि वो बहुत डिफिकल्ट है यूपीएससी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप कर पाओगे। तो मैंने पापा बोला पापा जॉब के साथ तो मैं कर नहीं पा रहा, तो बताओ आप क्या करना है। तो बोले तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ। तो फिर मैंने रिज़ाइन किया और लकीली मेरे जो वहाँ पे सीनियर्स थे, जो मेरे CEOs थे, निशित खंडेलवाल सर, so he also supported me कि you are young and you aspire like despite having good career as a company secretary, तो आप करो। so वहीं से सर पापा की एनकरेजमेंट, मम्मी पापा के एनकरेजमेंट से वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी जर्नी। सर जॉब छोड़ने के लिए रीज़न ये था कि सर मैं हमेशा लॉन्ग टर्म विज़न में चलता हूँ। मैं देखता था कि मैं कंपनी सेक्रेटरी में 10 साल बाद अच्छे पेडेस्टल पे पहुँच जाऊँगा, बट वो जो सर जो चुल होती ना कुछ अलग करने की, वो हमेशा से थी। तो उससे भी मेरे को यूपीएससी का लगा कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी मिलती है जॉब के अंदर और आप पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम कर सकते हो वो आप कहीं नहीं कर सकते। यूपीएससी एक ऐसा डोमेन है। तो मैं वहाँ पे करना स्टार्ट किया प्रिपरेशन। सर चैलेंजेस की बात आई तो स्टार्टिंग का 1 साल तो सर निकल गया आराम से, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स भी थी। उसके बाद सर जब पूरे साल पढ़ाई करने के बाद मैं फ़ेल हुआ प्रीलिम्स में, तो मुझे रियलिटी चेक हुआ कि भाई ये तो गलत फंस गए अब बट वो था जॉब भी छोड़ दी है और करना भी था। तो सर आई केप्ट ऑन गोइंग, करता रहा साइड बाय साइड। सर फिर थोड़ा अब 1-2 साल 3 साल हो गए, तब घर वाले भी बोलने लग गए कि भाई कैसे तुम करोगे। तो उनको भी थोड़ा दे वर सपोर्टिंग। हाँ उनको हाँ बेटा सेट नहीं है, उनको टेंशन हो रही, सपोर्ट करते थे वो और अभी भी सपोर्ट करते हैं। बट उस टाइम ये था ना कि अब ये करियर छोड़ कर आया है, करियर अब एज बढ़ती जा रही है और करियर ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। तो ये था सर कि पढ़ाई करनी है, साथ में पैसे भी कमाने हैं। तो फिर मैंने कोचिंग भी पढ़ाई सर, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंटेंट डेवलपर का काम भी किया अपने आप को सस्टेन करने के लिए। सर मेरा मोटिव हमेशा ये था कि मुझे करना है, कुछ भी बड़ा करना है। तो वो जर्नी ऐसे ही सर चलती रही और साइड बाय साइड मेन सपोर्ट पेरेंट्स का था। उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि तू छोड़ के जॉब कर, है ना, बोले कि जब तक हम हैं तो आप करो। फिर 2022 में जब मेरे को समझ में आ गया कि अब से यूपीएससी में दाल नहीं गल रही है, अब अपना जितना भी हम मेहनत डाल रहे हैं वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एराटिक हो चुका था यूपीएससी, कुछ भी पूछ रहे हैं, सीसेट डिफ़िकल्ट, इवन आईआईटीज़ वाले लड़के फेल हो रहे हैं। तो मेरे को लगा कि जो आईआईटीज़ में इतना मैथ्स में जिनका इतना कमांड है वो भी अगर सीसेट क्लियर नहीं कर पा रहे, तो मैं जो मैथ्स में बचपन से वीक था, नर्सरी क्लास से वीक था सर, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे बेस स्टार्टिंग से वीक थे, तो मैं कैसे करूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि दूसरे एग्ज़ाम कहाँ पे हैं जहाँ पे मैथ्स नहीं है और वहाँ पे मैं अपना कर सकता हूँ। तो मैंने 3 एग्ज़ाम पकड़े थे, सेबी, आरबीआई भी दिया था सर, वो मैथ्स की वजह से फिर मैंने बैक कर लिया कि भाई अपन से नहीं होगा। तो सेबी, नाबार्ड और ये दूसरे एग्ज़ाम ALC एलियोज़ वाले एग्ज़ाम मुझे समझ में आ गए थे कि ये जब भी वैकेंसी आएगी मैं कर सकता हूँ। तो 2023 में सर फिर नाबार्ड दिया, लकीली आई गेट देयर इंटरव्यू टिल। फिर जब इंटरव्यू में फ़ेल हुआ तो बड़ा दुख हुआ कि आप बिल्कुल पास में आके आप फेल हो गए हो। LEO में समझ में आ गया था कि दिस इज़ माय पेपर, तो मैं कर सकता हूँ, और वहाँ पे सर लकीली सिलेक्शन हो गया। सेबी में 2022 में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो कि भाई यू आर कॉमर्स बैकग्राउंड, तो हम कैसे रोकेंगे यहाँ पे। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा सेबी फर्स्ट अटैम्प्ट वेस्ट हुआ। फिर 2024 में सर आई लर्न माई लेसन कि मुझे काम करना पड़ेगा अपने कोर सब्जेक्ट पे। सो मैंने आपका एडुटैप का सर कोर्स लिया। उस कोर्स के अंदर सर बेस्ट थिंग अबाउट द कोर्स की उसने मुझे जो बेसिक मेरे फंडामेंटल्स क्लियर थे तो उसने उसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया। मुझे एक क्रिस्प नोट एक जगह मिल गया, एक चैप्टर को मुझे जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, प्लस जो PYQs आप साथ में देते हैं, तो वो दोनों चीज़ का जो कॉम्बिनेशन बन गया वो डेडली कॉम्बिनेशन बना। तो 2004 वाला अटेम्प्ट में मेरा स्ट्रॉन्ग बहुत हो गया था कंसेप्चुअल पेपर 2, बट मैंने वही वहाँ पे फिर इंग्लिश पे फोकस नहीं किया, तो इंग्लिश ने मुझे वहाँ पे फेल करवा दिया। 2025 वाला अटेम्प्ट मुझे चीज़ समझ में आई कि यू कांट नेग्लेक्ट इंग्लिश बिकॉज इट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर। मैंने जो मार्क्स यूपीएससी से भी जो मार्क्स देती है वेबसाइट पे वो एनालाइज किए, तो आई गॉट टू नो कि यू हैव टू स्कोर गुड इन इंग्लिश। सबका नॉर्मल मार्क्स 85 से 75 की रेंज में आ रहा है बच्चों का, बट जो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है वो 40 to 55 इन इंग्लिश, तो वो चीज़ डिसाइड करनी थी। तो सर मैंने इस बार इंग्लिश में बहुत फोकस किया, मॉक्स
खुद के ही मॉक्स बनाए, खुद ने ही प्रैक्टिस की, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई का मैंने स्पेशली यूज़ किया। गूगल जेमिनाई वाज द आई विल बी ब्लेसिंग्स फॉर मी, जहाँ पे भी फ्री वर्जन जैसे ही मिला तो मैंने उसको यूज़ करके पूरा प्रिपरेशन किया सर। तो इस तरह से मैं फाइनली यहाँ तक पहुँच पाया। बट आपने किस टाइम, आपने बोला 2022 में आपने डिसाइड किया Yes, sir. कि मुझे और भी एग्ज़ाम्स देने चाहिए बिकॉज यूपीएससी वाज बिकमिंग एरेटिक। तो काफ़ी लोग इस जर्नी में फंस जाते हैं कि हम एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता और संक कॉस्ट फॉलिसी ऐसी हो जाती है कि अब इसको नहीं छोड़ना है, इसमें तो मैं और क्लोज हूँ और क्लोज हूँ, एंड ईयर्स गेट पास बाय और करियर आपका बिल्कुल ख़राब होता रहता है। तो आपके एक्सपीरियंस से क्या टाइम होना चाहिए आइदर इन नंबर ऑफ ईयर्स, या कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कि अब आप बैकअप पे चले जाओ? सर मुझे लगता है कि 2 से 3 अटैम्प्ट के बाद आपको बैकअप के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 अटैम्प्ट में नहीं निकाल पा रहे तो कुछ गड़बड़ हो रही है। मे बी लक है, आप जैसे मेरे को लगता है मैंने बहुत मेहनत की, उस टाइम लक ने फेवर नहीं किया मेरे को, बट 3 अटैम्प्ट के बाद आपको बैकअप पे करना चाहिए, क्योंकि मैं भी सर उसी संक कॉल फैलेसी के चक्कर में ही फंसा हूँ। मुझे लगता था कि मैं इतना कर लिया, मेंस प्रिपेयर कर लिया, सिविल का सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, बट सीसेट ही मेरे को फेल करा देता है। मुझे मौका ही नहीं मिला 2018 के बाद कि मैं जाके मेंस लिख पाऊँ। मेरी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ थी उस पर मैं कर नहीं पाया। तो 2-3 अटैम्प्ट के बाद बैकअप होना चाहिए सर। बैकअप के बाद क्या होता है कि जैसे जब मेरा यहाँ पे एलईओ में सिलेक्शन हुआ तो मेरा बस बैकअप था। आई वॉज फ्री फ्रॉम माई माइंड कि इनकेस नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। जैसे सिलेक्शन होने से पहले लगता था, रात को सपने आते थे, अभी जैसे एज बढ़ती जा रही है, फाइनेंशियली आप और वीक होते जा रहे हो, करियर ग्राफ आपका बिल्कुल ज़ीरो है, आपकी सारी पोटेंशियल्स के कोई वैल्यू नहीं है। तो जब बैकअप होता है तो आपको लगता है कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं, मैं अभी सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी में चल रहा हूँ, थर्ड एसी में चल रहा हूँ, तो सेकंड एसी में जाने के लिए मैं रेडी हो रहा हूँ, कर लूँगा। तो अभी थर्ड एसी में तो चल ही रहा हूँ ना, बट आप पहले स्लीपर में चल रहे हो, जनरल में चल रहे हो, तो वो आपको हॉन्ट करता है। तो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है एक पर्टिकुलर टाइम में, और आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस 2-3 साल की प्रिपरेशन में पता चल जाती है कि आपकी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपका जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम चूज़ करना पड़ेगा। और सिंस माई स्ट्रेंथ वॉज लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड प्लस ऑलवेज वांटेड टू बी इनकी सेबी में कैसे सेबी में काम होता जाना है। होगा, तो वो जब मुझे पता चला कि सेबी भी एग्ज़ाम निकालने लग गया है फ्रिक्वेंटली और पैटर्न भी ऐसा है जहाँ पे मैच नहीं, क्योंकि 2018 के बाद से आई गेस पेपर चेंज हुआ था, तो वो जब पैटर्न पता चला 2021-22 में, तब मैंने उस पर फोकस करना चालू किया सर। आपने बताया था कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम मैनेज करना। यस सर। तो जो आप 2024 में एलईओ ज्वाइन कर चुके थे और फिर सेबी का एग्ज़ाम भी देना था, जी सर। तो आप कैसे टाइम मैनेज करते थे? कितने बजे उठते थे? क्या आपका शेड्यूल रहता था? कितने घंटे आप पढ़ते थे? सर मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे पर्टिकुलर सेट ऑफ आवर्स डेली पढ़ने हैं। मैंने क्या किया था, सिलेबस को एनालाइज किया, टाइम की लग्जरी नहीं थी, तो मेरे को लेट्स से मेरे को पास एक महीने में इफ़ 5 आवर्स पर डे एंड 10 आवर्स सैटरडे संडे, तो ऐसे करके अगर मैं देखता तो मैं 40-45 घंटे का मैंने अपना सेट ले रखा था, वीकली 45 घंटे पढ़ने हैं। तो मैं ये मैनेज करता था कि ऑफिस में थोड़ा टाइम मिल जाए तो जैसे लंच टाइम में पढ़ लिया। नहीं, बट ऑफिस में तो 2 घंटे हाँ, मिलते हैं, 2 घंटे 2.5 मिलते हैं, घंटे, ढाई। मतलब 6 घंटे दिन के कैसे निकालते थे? फिर सुबह उठ के पढ़ता था सर। कितने बजे? सुबह 4, 4:30, 5 4:30 ऐसे डेली उठ जाते थे? जी सर, कोशिश तो यही था, क्योंकि टाइम नहीं था ना सर मेरे को। अगर मैं नहीं उठता था तो ऑफिस में नहीं पढ़ पाता, तो उस दिन वो होता था कि आज का टारगेट हो गया, गिल्ट फीलिंग आ जाती गिल्ट थी। फीलिंग सर। टारगेट टाइम की लग्जरी थी ना, तो वो टाइम खत्म होता जा रहा था। तो तो स्टार्टिंग में 4:30 से स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई, स्टार्टिंग एक वीक तो, कि वो रोज़ टारगेट 6 घंटे पढ़ने तो 3 घंटे ही होते थे, बट वो समझ में आया कि दिस इज़ लास्ट अपॉर्चुनिटी। और वो होता ना कि आपको जब लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है और आपको पता है कि आपको जाना है कहीं पे, तो फिर आप अपने आपको थोड़ा माइंड को आप कंट्रोल, मतलब माइंड अभी आपका मास्टर बना है, बट आपको अपने माइंड का मास्टर बनना पड़ता है। तो ऑफिस में जाते थे तो लेट्स से कभी कुछ इवेंट हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं, तो आपका मन करता था कि यार बढ़िया गप्पे लड़ा रहे हैं तो मैं भी लड़ा लेता हूँ, ठीक है, बट वो मैं नहीं करता था। मैं अपने कैबिन में बैठ के पढ़ाई करता था कि भाई पढ़ना है, मुझे काम करना है, पढ़ना है। शाम को जाके सर जैसे टाइम था, मैंने अपना टाइम बचाने के लिए घर के सारे काम करना बंद कर दिए, सब बाहर से करना। इवन जहाँ भी मेरे को टाइम बच सकता ना, मोबाइल में सर मैं आई वॉज अ मूवी फ्रीक। मैंने लास्ट सितंबर से कोई मूवी नहीं देखी ऑनेस्टली बताऊँ तो, जब तक मतलब देखता भी था तो 10 मिनट देखा, सोने से पहले 10 मिनट देख लिया, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में करके मैंने अपना तो जहाँ पे टाइम बच सकता था सर मैंने बचाया, उसको यूटिलाइज किया स्टडीज़ में। तो 4:30 आप हर रोज उठ जाते थे? 4-5 कंसिस्टेंसी थी? सर कंसिस्टेंसी थी। सैटरडे संडे थोड़ा लेट उठता था, सैटरडे संडे मुझे पता था 10 घंटे निकालने हैं, तो मैं वो जो नींद पूरी हफ्ते की होती थी वो मैं आराम से 10 बजे उठ के फिर 11 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक पढ़ाई करता था। सब मेन था वीक के आवर्स कंप्लीट करने हैं।
तो जैसे आपने बोला लास्ट अटेम्प्ट के कारण एक अलग पुश मिलता था, बट लास्ट अटेम्प्ट में डर भी काफ़ी आ जाता है सर वो कि यार अगर नहीं हुआ तो मतलब कि फिर मतलब जो मेरा मेन ड्रीम है, मैं सेबी जाना चाहता हूँ, हालांकि मेरे पास जॉब है, वो मेन ड्रीम तो मेरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एज लिमिट ही ख़त्म हो जी जाएगी। जी जी तो वो डर नहीं लगता था मन में? सर डर तो था, बट वही था ना कि आँख अच्छी थी। मेरे को लगा डर के आगे जीते तो मैंने क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही होगा, अभी इतने साल से फेल होते आ रहे हैं, एक बार और फेल हो जाएंगे, बट बैकअप तो है ही, लाइफ यहाँ पे भी सस्टेन हो जाएगी। बट वो डर सर था, बट मुझे सर जब से भगवान पे भरोसा था कि मैं करवा देंगे भगवान, तो भगवान का भरोसा ही मेहनत लक करवा पे दिया। कितना विश्वास करते हैं आप? लक इज़ देयर सर, लक इज़ देयर, 50% लक 50% मेहनत। आई बिलीव 50% इज लक सर। आपको को लगता है कि लक पहले आपके साथ नहीं था, अब लक के कारण हो सर गया? मुझे ऐसा ऐसा क्या लगता, आपको फीलिंग आई? मुझे ऐसा लगता है कि लक आपको टेस्ट करता है सर, डेस्टिनी आपको टेस्ट करती है। जैसे किसी भी आप नेव को लैम्बोर्गिनी दे दोगे तो वो ठोक देगा, ठीक है, तो भगवान आपको उस लैम्बोर्गिनी लेने चलाने के लिए आपको कि उस इतनी मैच्योरिटी देता है कि अगर आपको मैंने अभी दी तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है भगवान आपको ऐसे टेस्ट करता है कि आपको देने से पहले आपका पूरा परीक्षा ले लेता है कि आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल कर रहे हो उस चीज़ को। सो मुझे लगता है कि सर वो जो इतना टाइम लगा है कि मुझे इतना मैच्योर करने के लिए कि अगर वो चीज़ मुझे मिली है तो मैं उसको लाइफ टाइम तक एज अ ग्रैटिट्यूड, एज अ थैंक, एज अ ब्लेसिंग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लूँ आगे जाके, कि लोग लेने लग जाते हैं, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, पुरानी नई ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग स्टार्टेड टेकिंग एज अ ग्रांटेड कि हाँ ठीक है चल रहा है। बट वो चीज़ भगवान आपको जब बिल्कुल रुला के देता है, तरसा के देता है ना, तो उसकी वैल्यू आपको पता होती है। तो मुझे लगता है सर ये इसीलिए इतना टाइम तो लगा आपके सर। साथ ऐसे इंस्टेंसेस हुए जिसकी वजह से आपको लगा कि भगवान ने आपको टेस्ट किया और फिर पूरा आपका जी सर। परीक्षण लेके ही आपको हाँ सर, सिलेक्शन? मैं सर जो भगवान करता है सर उस पर बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी की नैया भगवान के हाथ में छोड़ रखी है। आप जो करोगे बढ़िया करोगे, जहाँ ले जाओगे बढ़िया करोगे, उनके डिसीजन पे कभी शक नहीं करता सर। हर्ष, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, यूपीएससी में भी आपका कॉमर्स ऑप्शनल था, आपने कॉमर्स और मैनेजमेंट पढ़ रखा होगा, कंपनी लॉ आपने कंपनी सेक्टर में पढ़ रखा होगा, उसके बावजूद भी यू टुक 3 अटेम्प्ट्स। जी सर। नो ऑफेंस बट स्टिल, मतलब आपके जैसे प्रोफाइल वाले बंदे को तो देख के मैं बोलूँगा कि यार तू तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेगा। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस दैट आपको 3 अटेम्प्ट्स लगे अपार्ट फ्रॉम लक? सब पहला अटैम्प्ट ओवर कॉन्फिडेंस कि आता है, सब कुछ आता है, तो ये सब तो पढ़ा हुआ है, सब ये तो मैम से क्यों है, कर लेंगे, तो वहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया। इंग्लिश वाज गुड दैट टाइम, अच्छा स्कोर आया, बट पेपर 2 में वो 50 क्वेश्चन वाला जो फैक्टर था ना सर, उसमें मुझे ऐसा लगता था कि उसमें 4-5 क्वेश्चन आप गलत कर गए ना तो वहाँ पे आपके 10 नंबर ख़त्म। बट जैसे ही 100 वाला पैटर्न आया तो वहाँ पे मुझे था कि मुझे बफर मिल गया 10-15 क्वेश्चन करने का, छोड़ने का। क्योंकि 50 में तो ये था ना कि टाइम है, तो मतलब अब 100 में ये है कि आप जी जितने भी कर दोगे ठीक है। उसमें 100 में आपको बफर रहता है कि यूपीएससी में भी हम 100 क्वेश्चन करते थे, तो उसमें सेट पैटर्न था कि 50 में क्या है सर, 4-5 क्वेश्चन नहीं आए तो 2 नंबर चले गए आपके। तो वहाँ पे और दूसरी चीज़ पहले में तो ये हुआ कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस कि भैया आता है, कर लेंगे, निकल जाएगा, और ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया था, 1 महीने प्रिपेयर किया था क्योंकि यूपीएससी व साइड बाय साइड प्रीलिम्स आने वाला था, तो मैंने कि भाई सेबी में मैं कम फोकस तो करूँगा। कॉमर्स वालों को भी इजी नहीं लेना नहीं चाहिए? सर, नहीं लेना चाहिए। दूसरे सेकेंड attempt में- अटेम्प्ट में सर बहुत काम किया पेपर 2 पे कि भैया नंबर लाने, अच्छे नंबर लाने, और आई गॉट, बट फिर वहाँ पे इंग्लिश नेगलेक्ट किया, सिर्फ 3 मॉक लिखे थे, तो इंग्लिश ने बता दिया कि भैया मैं भी हूँ, कुछ चीज़ आप ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकते हो, तो इंग्लिश ने फिर वहाँ पे खेल ख़त्म कर दिया। तो जो नंबर आने चाहिए थे मेरे इंग्लिश में इन 50s की रेंज में, वो 30, 39, 40 की रेंज में आए, तो वहाँ पे 0.66 से मेरा मेंस कटा था सर, मेरे को इतना ध्यान है। फिर जब थर्ड अटैम्प्ट लगा तो मेरा जो बेस था पेपर 2 का, मेन सब्जेक्ट का, वो मेरा बहुत स्ट्रांग हो चुका था 2024 का अटैम्प्ट में। तो वहाँ से मुझे ये रियलाइजेशन हो गया कि यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड वेरी वेल, नाउ यू हैव टू ओनली रिवाइज। तो मैं वैकेंसी के नोटिफिकेशन में वेट कर रहा था, जैसे ही आएगी मैं रिवीजन चालू कर दूंगा। साइड बाई साइड मैंने इंग्लिश का सर स्टार्ट कर दिया कि 40 मिनट ऐसे प्रेसे और कॉम्प्रिहेंशन 40 मिनट के अंदर ख़त्म करना है ये। तब भी पेपर में रियलिटी में मुझे 45 मिनट्स लगे वो कंप्लीट करने में। सो आई लाइक 40-50 मैंने आराम से ऐसे मॉक लिखे गूगल जेमिनाई का यूज़ कर करके कि भाई आप मुझे दो प्रैक्टिस, तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस की। मेरा टारगेट था विद इन 1 आवर आई हैव टू कंप्लीट द इंग्लिश पेपर। और इंटरफेस भी लकीली इस बार एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट बहुत ईजी अच्छा था, तो उससे भी फ़ायदा मिला कि इंटरफेस में जो टाइम वेस्ट होता था वो भी बच गया सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको
अगर क्लियर करना है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। फेज़ 1 के पेपर 1 को तो स्पेशली आई नो मैनी कैंडिडेट जो बहुत अच्छे हैं पेपर 2 के अंदर, बट वो फेज़ 1 के चक्कर में आउट हुआ। और मैं तो भगवान की कृपा से 0.93 से पास हुआ। तो मैंने जब मार्क्स देखे तो मैंने बोला कि कृपा बनी हुई है भगवान की, इसलिए हो गया। तो सर ये दोनों आपको सब पे जर्नलिस्ट पैटर्न, जर्नल स्ट्रीम में सर आप 2-4 नंबर इधर उधर हुए सब गड़बड़ हो जाता है। तो आपने जो तैयारी की थी, Yes, sir. वैसे तो 22 से तैयारी कर रहे हैं, जी सर। बट जब कभी भी 24 या 25 में जब आपने तैयारी की तो आपका मेन सोर्स क्या रहा, मतलब प्राइमरी सोर्स कि ये मेरा प्राइमरी सोर्स है? सर एडुटैप का मैंने पूरा पढ़ा। कंपनी जेट को छोड़ के, कंपनी जेट में मैंने जैसे आपको बताया सर, मैंने बेयर एक्ट पूरा, क्योंकि मैं कंपनी जेट को लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि आपको अगर कंपनी जेट में 100 में से 100 स्कोर करना है तो सबसे अच्छा स्कोर है, सबसे अच्छा सोर्स है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट ऐसा सोर्स है जहाँ पे अगर आपने ऊपर से नीचे तक पढ़ा है उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। पेपर सेट करने वाला या तो एनालिटिकल बनाएगा या प्रोविजन बेस्ड बनाएगा। एनालिटिकल अगर आपने पढ़ा हुआ है एनालिटिकल बेसिस तो आपको प्रोविजन पता है तो आप एनालिटिकल क्वेश्चन कर लोगे। अगर वो प्रोविजन बेस्ड पूछता है कि मीटिंग कितने दिन में होती है, कौन सा ये फॉर्म है, तो आपको वो भी पता है। सो कंपनी जेट फ्रॉम बेयर एक्ट, अदरवाइज एवरीथिंग फ्रॉम एडुटैप फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड। कॉस्टिंग, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, जी सर। सारा आपने एडुटैप से पढ़ा? जी सर, जी सर। तो 2024 में भी आपके पास एडुटैप का कोर्स था या आपने 2025 में लिया? 2025 में लिया था सर। 24 में? सर 24 से किसी फ्रेंड ने दे दिया था नोट्स, तो उसी से पढ़ा था। मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था, बट उसके पास नोट्स थे, उसका प्री नहीं हुआ था, तो उसने मुझे दे दिया कि तुम पढ़ ले इसका, तेरा मेंस हो गया, इसलिए प्री क्लियर हो गया था। तो बेस मेरा सर 2024 से बना एडुटैप ही था, बट मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था, किसी फ्रेंड ने मुझे दिया था। वहाँ से मेरा एडुटैप मुझे समझ में आ गया कि एडुटैप के PYQ क्वेश्चन एंड ऑल दीज आर द बेस्ट दैट कैन हेल्प मी। तो मतलब पूरा आपने इन डेप्थ एडुटैप के कोर्स को पढ़ा, और इसके बाहर मतलब 90% तो बोल सकते हैं कि एडुटैप से ही आपने पढ़ा। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या चीज़ें आपको एडुटैप में अच्छी लगी? कोई 2 चीज़ें जो आप बताना चाहें। सर जैसे मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट की बात अगर मैं करता हूँ तो मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो एग्जामिनर है ना सर, वो बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। तो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, मैनेजमेंट मैंने पढ़ा था UPSC के टाइम पे। तो जब मैंने एडुटैप के जो कंसेप्ट नोट होते हैं, कंसेप्ट नोट जो डिटेल्ड नोट्स होते हैं, उसको जब पढ़ा और उसके बाद सर मैंने जब MCQ लगाए तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में बहुत अश्वत्थापा और ये सब किताबें पढ़ चुका था, अपने जो OB की और OT की जो किताबें हैं मेजर, तो मैं पढ़ चुका था। तो उससे मुझे आइडिया लग गया था कि जो नोट्स हैं दे आर वेरी गुड, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको, और जिस तरह से आपने जो एनालिटिकल क्वेश्चन आप देते हो बीच बीच में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टेस्ट करने के लिए, तो वो क्वेश्चन से पता चल रहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन आने एग्जाम में मैनेजमेंट में, क्योंकि सबको पता है कि थ्योरी, मैथ्स की थ्योरी में 5 चीज़ होती है, बट उसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो वो एप्लीकेशन बेस्ड जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नोट से डेवलप हुई वो बेस्ट थी। एक चीज़ मैनेजमेंट, दूसरी सर इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो मैक्रो चलो आप कर सकते हो, बट जो MA इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, ISLM वाला, ये जो टॉपिक्स है, थ्योरीज हो गई, एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज हो गई, तो ये एक्सेलरेटर थ्योरीज हो गई, ये सब जो हो गई सर, ये एडुटैप ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। कॉस्टिंग वाज अ पेन पॉइंट फॉर मी फ्रॉम माई ग्रेजुएशन। तो कॉस्टिंग में सर थ्योरेटिकली मेरे को पता था कि थ्योरी ज़्यादा आती है, तो एडुटैप ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है थ्योरी और न्यूमेरिकल मैंने अपनी तरफ से स्किप किए क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल पढ़ने नहीं थे। अकाउंट्स में सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आज तक नहीं समझ पाया था, पर एडुटैप के जो नोट्स मैंने पढ़ा तो दे वर वेरी गुड, एंड मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो गो फॉर एडुटैप फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के होने के बाद भी मुझे डिफिकल्टी हो रही समझ में। ICI के मटेरियल से ही अगर लोग पढ़ रहे हैं तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ICIC के लिए जो मटेरियल है वो इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल के मटेरियल है, वो सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, हमें चाहिए क्रिस्प टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। तो जितना मैंने अकाउंट्स और कॉस्टिंग को पढ़ा, फाइनेंस का भी जो स्टैटिक पार्ट है, ये सब मैंने एडुटैप से ही पढ़ा सर, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस वापस से बना इन सब्जेक्ट। आई एम ग्लैड हर्ष दैट वी कुड मेक अ कंट्रीब्यूशन। बाकी देखिए, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ज़रूर करना चाहूँगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इस तरह से कुछ प्रमोशन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक जेन्युइन फीडबैक दिया है हर्ष ने, इम्प्रूवमेंट्स भी बताई हैं कंपनी लॉ में, क्योंकि इन्होंने बेयर एक्ट से पढ़ा था तो उन्होंने बताई हैं इम्प्रूवमेंट्स। बाकी मैं दोबारा ये कहूँगा कि 90% कंट्रीब्यूशन आपका है। अगर आपको कोई थाली में भी रख देगा ना कि ये पढ़ लो, तब भी आप अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो 90% कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट योर एफर्ट, योर इंटेंट, योर मोटिवेशन, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ हमेशा याद रखना। हर्ष, अब मैं सीक्वेंस पे आना चाहूँगा क्योंकि इसका ना सिलेबस बहुत बड़ा है। पेपर 1 तो चलो आपका वीक था, काफ़ी लोगों का अच्छा होता है, लेकिन पेपर 2 में भी 6 सब्जेक्ट हैं। जी सर। तो बंदा मतलब बौंदला जाता है कि 6 सब्जेक्ट में क्या पढूं, कैसे पढूं। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, कुछ सीक्वेंस बनाया और ऐसा कि 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम? सर जहाँ पे कंपनीज एक्ट और मैनेजमेंट में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, सो वो सब्जेक्ट मैं बिल्कुल एंड में रखता था कि जब मैं हार्ड सब्जेक्ट पढ़ के जब मेरा हो जाए थक जाऊंगा तो मैं कंपनीज एक्ट उठाऊंगा कि मुझे सिर्फ रिवाइज करना है। तो मैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे नहीं आता, तो जैसे मैं एएस ऐसा सब्जेक्ट था जिसको पढ़ने में मुझे 15-20 दिन लगे सिर्फ एएस को निपटाने में, जिसको आप जो मैं 2024 में अच्छे से पढ़ चुका था, उसके बाद भी मुझे इतना टाइम लगा। तो एएस पढ़ने के बाद पूरा माइंड एग्जॉस्ट हो रहा था, पूरा दिन एक एएस को कंप्लीट करने में लग जाता था, उसके बाद भी नहीं होता था। तो फिर जो टाइम मिलता था फिर मैं उसमें या तो मैनेजमेंट उठाता था और या क्योंकि वहाँ पे रिवीजन करना होता था, तो फैक्ट्स है और अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी पहले डेवलप थी अच्छे से, वहाँ पे रिवीजन करना है, यहाँ पे नया पढ़ना है, तो यहाँ का रिटेन रह जाता था और वहाँ का रिवाइज हो जाता था। इस तरह से मैंने अपना सेट कर लिया और सर मैंने अब पूरे सिलेबस को आवर्ली बेसिस में डिवाइड कर लिया कि मुझे कंपनी सेट आता है तो मैं इसको 30 आवर्स दूंगा, मेरे पास टाइम की लग्जरी नहीं थी। मुझे मैनेजमेंट आता तो मैं 30-40 ऐसे, अब मुझे अकाउंट्स पता ज़्यादा टाइम लगा तो 70-80 आवर्स इसको देना है फर्स्ट राउंड पढ़ाई करने के लिए। फिर रिवीजन के हिसाब से ऐसे ही मैंने उसको कंपार्टमेंटलाइज किया कि इतने टाइम में ये पढ़ना है, इतने टाइम में वो पढ़ना है, ऐसे करके ही सर पूरा ईजी और हार्ड से हो गया। फिर जब सब एक बार पढ़ लिया तो फिर सभी इजी लगने लग गया कि अब रिवाइज हो गया, तो फिर एक साथ चलाया सर। फिर तो मतलब प्रॉपर प्लानिंग करके आवर्स में डिवाइड करके सर टाइम नहीं होता तो आपको प्लानिंग ही करनी पड़ती, बिना उसके कुछ नहीं हो पाएगा। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम सारा नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स बता दो, ये बता दो। इसमें आपका क्या टेक है? मतलब काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि एडुटैप का कोर्स ना बहुत बड़ा है, तो ठीक है, मतलब मैं तो खुद बोलता हूँ बड़ा है, बिकॉज हमारी पोजीशनिंग ही वो है कि भैया आपको यहाँ से बाहर कुछ पढ़ना ना पड़े, हमारी यही कोशिश रहती है। तो आपका क्या टेक है? सेलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, विच शुड भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही पढ़ना है दुनिया में, मतलब बट एक होता है सेलेक्टिव के बस 20 चैप्टर में तो 10 ही पढ़ के जाऊँगा, या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि अगर हम पूरा सिलेबस देखते हैं तो ओवरऑल अगर एक एक चैप्टर उठाएं तो ऐसे करके 220-230 चैप्टर्स होते हैं फ्रॉम अकाउंट्स से लेके टिल इकोनॉमिक्स तक। सो उसमें हमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए। ओवरऑल मैं ये बोलता हूँ कि आपको सारे टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पर कुछ टॉपिक में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ टॉपिक आपको कम ऊपर से पता है तो कम। जैसे फाइनेंस कमीशन वाला टॉपिक अगर आपको ऊपर से ही पता है, अगर आप फाइनेंस कमीशन को पढ़ने जाओगे इन डेप्थ में तो उसके अंत नहीं है, उसके अगर रिपोर्ट्स करोगे तो वो तो हमें कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अकाउंटिंग रेशियो, मुझे पता था कि अगर अकाउंटिंग रेशियो में मैं घुसना चालू करूँगा तो वो बहुत टाइम खा जाएगा, बट उससे बेनिफिट क्या मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। तो ऐसे हमें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पकड़ने की, जहाँ पे कम कॉस्ट है और बेनिफिट ज़्यादा है उसमें इन डेप्थ पढ़ो, जहाँ पे कि भैया कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो वहाँ पे आप इन डेप्थ ऊपर से पढ़ो और रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो, 220 चैप्टर में से आप 200 चैप्टर पढ़ो, 20 चैप्टर आप छोड़ दो, 10% का आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो जो ये फेज़ 1 पेपर 1 था, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, आपको तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट मैं बोलूँगा, मतलब 30.93 इतने आपने स्टेक्स हाई कर लिए थे कि जिसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट सर्टन है, 82 मार्क्स आए हैं 2024 में, वो सिर्फ फेज़ 1 की वजह से भी रह सकता था। जी सर। तो जिनका वीक है, मतलब उनके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी दोगे इस टाइम पे कि भैया मैं तो ऐसे किया, आप भी ऐसे करो, चलो 31 नहीं 35 नंबर आप टारगेट कर सकते हो? सर मेरा ये था कि इंग्लिश में मुझे भरोसा था, मुझे पता था कि 25 में से 20 तक तो मैं इंग्लिश में ला दूंगा, और इंग्लिश में इनके 21 नंबर हैं शायद, 21 नंबर है। तो मुझे ये पता था कि 25 तो में से 20 नंबर तो मेरे आ जाएंगे। अब वो 10 नंबर कैसे खींचने हैं, तो उस 10 नंबर के लिए सर मैंने वो जैसा आपको बताया था PIB बिट्स करके आते हैं, उसमें वो MCQ करंट अफेयर, तो मैंने 4 महीने करंट, मुझे पता है सेबी 4 महीने से पीछे नहीं पूछता, तो मैंने जो एग्ज़ाम डेट से 4 महीने पुराने पीछे उठाए और पढ़ना चालू कर दिया। मैंने रट लिया कि भैया यहाँ पे 10 नंबर यही है उसको। फिर लकीली सर मैंने थोड़ा मैथ्स एक चैप्टर आता था DI जो मुझे समझ में आता था, तो मैंने DI कर लिया, उसमें 3 क्वेश्चन मैंने कर लिए। उसके अलावा जो पढ़ा मैथ्स रीजनिंग है वो आया नहीं और मैं बिल्कुल टाइम फेस हो गया था वहाँ पे। फिर वही स्कीम लगाई, CC मार दो कि हमें बस बूंद बूंद से घड़ा भरना है ना सर, तो वो बूंद बूंद से घड़ा भरा वहाँ पे, 2-4 नंबर उधर कर, 2-4 नंबर तो नहीं सर, आप कितने 1.5 नंबर इधर 1.5 नंबर उधर, बाकी 7-7.5 नंबर करंट में। तो इंग्लिश और करंट अगर आपका नॉन मैथ्स हो, इंग्लिश को अपना
स्ट्रॉन्ग वेपन बनाओ और उसके बाद करंट में, क्योंकि करंट वर्ड सर 300 पेज 400 पेज एक महीने के लिए, तो 1000 पेज आपको रटने हैं, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट नॉर्मली वैसे करंट लोग पढ़ते नहीं है, जिनको पता है कि मैथ्स रीजनिंग में 10-10 नंबर आ जाएंगे तो वो करंट छोड़ जाते हैं। मुझे पर पता था ना आपका कि करंट पे ही था। करंट पे ही था 2024 में भी सर करंट ने ही मुझे 2020 में ज़्यादा नंबर नहीं थे, 32 नंबर ही थे सर। तो इंग्लिश और करंट का ही मुझे सहारा था, उसके बेसिस पे था सर। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज पूछूं जस्ट ब्रीफ में, मतलब कॉस्टिंग की कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी आपने अपनाई हो? आपने बोला शायद आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी। जी सर, न्यूमेरिकल सर जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो आपके पास बफर है 10-12 क्वेश्चन छोड़ने का, अगर आप नहीं भी करोगे तो अगर मेरा ये था कि एक चीज़ पे मुझे फोकस करना है, वो या तो थ्योरी या प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल आ नहीं रहे, आते हैं तो वो भी ऊपर ऊपर से आते हैं। तो इतना कॉमर्स मैंने पढ़ा है कि मैं लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन कर फॉर्मूला लेता बेस्ड तो कर ही हूँ, लोगे। फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं, लॉजिक लगा के, जैसे वो पीवी रेशियो है। पीवी रेशियो ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको पता है कि कैसे पीवी रेशियो निकालते हैं, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, फॉर्मूले याद कर लिए कि अगर आएगा तो पीवी रेशियो ऐसे कर लूँगा। तो थ्योरी वॉज माई मेन, न्यूमेरिकल आते भी नहीं है, आए भी नहीं लकीली, इस साल नहीं आए हाँ थे। लकीली नहीं आए। तो जो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अटैम्प्ट है लास्ट, आप सेफ नहीं खेल सकते ना सर लास्ट में। तो जहाँ पे मैं रिस्क ले सकता था वहाँ पे लिया, और इन दी एंड इट वाज लाइक कि थोड़ी किस्मत ने भी साथ दिया। किस्मत मैं बोलता हूँ सर, लोग बोलते हैं 10% किस्मत होती है, पर मैं मानता हूँ सर 50% किस्मत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिकॉज दे आर डिजाइंड इन दिस वे। इट इज़ नॉट सिलेक्शन एग्जाम, इट इज़ अ रिजेक्शन एग्जाम। तो अगर आपका लक साथ नहीं दे रहा, अब मैं पेपर 1 की बात करता हूँ, अगर मेरा 2 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, एक तो क्वेश्चन एक भी? क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो जाता है तो 1.25 गए थे। ये 1.25 गए थे। कॉस्ट कंपनी लॉ में आपने बेयर एक्ट पढ़ा, लेकिन कंपनी लॉ में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जी सर। तो फिर वहाँ पे फैक्ट्स को आप कैसे याद रखते थे? सर कंपनी लॉ का फैक्ट याद रखने का ये तरीका है कि मल्टीपल रिवीजन। सिंस मेरा बैकग्राउंड अच्छा था तो मैं उसको बहुत बार रिवाइज कर लिया, 15-20 बार मैंने रिवाइज कर लिया था। कंपनी लॉ अगर मैं आपको मेरा जो PDF दिखाऊंगा लैपटॉप में, उसमें कम से कम 15 बार मार्क किया हुआ है अलग अलग पेन से। तो लास्ट वाले में पता है मेरे को लास्ट में यही पढ़ना है, तो फिर मैं लास्ट वाला पेन से मार्क करा हुआ ही पढ़ता था सर मैं। सो रिवीजन इज़ द की फॉर कंपनीज एक्ट, जितना रिवाइज। इकोनॉमिक्स भी आपके लिए थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट रहा होगा, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? सब माइक्रो मैक्रो वॉज UPSC में प्रिपेयर था, बट जो ISLM का, हाँ वो जो थ्योरी मेरे को लाइक ऐसा वीक है कि मेरे को अभी तक उसके टॉपिक के नाम भी याद नहीं है कि क्या आते टॉपिक्स। तो वहाँ पे एडुटैप में हेल्प किया, कंटेंट अच्छा है एडुटैप का उस वे में समझाने के लिए। इकोनॉमिक्स जिसने भी बनाया इट्स वेरी गुड, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। इन डेप्थ मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं उन टॉपिक्स को, मुझे पता था कि अगर ये आते हैं क्वेश्चन तो मैं कितना ही पढ़ लूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कॉस्ट बेनिफिट वहाँ पे भी हो जाएगा, तो वहाँ पे मेरा कॉस्ट बेनिफिट देखा तो कम पढ़ा, पर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अगर ISLM आता है तो मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक क्वेश्चन आप कर लोगे। बेसिक क्वेश्चन कर लूँगा, एडवांस नहीं कर पाऊंगा, पर बेसिक आइडिया होगा कि अगर तुक्का भी लगाना है तो तुक्का कैसे लगाना है। अकाउंट्स में क्या स्ट्रैटेजी थी? अकाउंट्स में बड़ा लंबा पोर्शन है, हालांकि आपका बैकग्राउंड है, कोई ऐसा पोर्शन जिसने आपको तंग किया हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहाँ पे क्वेश्चन आते नहीं है, बट जब आते हैं तो सर वो कहाँ में कौन सा क्या है, तो वो एक ऐसी चीज़ है। तो वो आपने फिर एडुटैप के थ्रू पढ़ा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने पूरा सर एडुटैप से पढ़ा था। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा प्रीवियस नॉलेज थी कि मैंने XBRL में काम किया है बैलेंस शीट बनाने में। सो वहाँ पे मुझे आइडिया रहता था कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ फिट होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, तो वहाँ पे थोड़ी हेल्प हुई। बट रिवाइज के लिए वहाँ पे एडुटैप पूरा। आपने ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कितनी बार किया होगा? मतलब कंपनी लॉ तो 15 बार किया होगा सर। मेरा रिवीजन मैं जैसे पढ़ता था उसके बाद भी, जिस दिन आज पढ़ा 4 टॉपिक, तो 4 टॉपिक नेक्स्ट 4 टॉपिक पढ़ने से पहले मैं रिवाइज करता था। तो ऐसे एक रीडिंग, फिर 2 रिवीजन, फिर उसके बाद प्री से पहले ये हो गया था, फिर प्री के बाद सिर्फ रिवीजन। तो वहाँ पैरेलल रिवीजन, मतलब आपका रिवीजन, यस सर पैरेलल रिवीजन, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे और भूलते जाओगे। तो मान लो सर सारे 10-12 बार तो पढ़ ही लिया था सर सारा। तो कई बार लोग बोलते हैं ना पहले सारा करेंगे फिर आपका कि ब्रेक लेके रिवाइज करते हो ताकि पिछला रिटेन रहेगा। और सर अब दूसरी बार पढ़ते हो, तीसरी बार पढ़ते हो, तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ती है। तो वो आप फोटोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए कि जैसे क्वेश्चन आया, लेट्स से कोई क्वेश्चन आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, कोई भाई ये चीज़ है, बोनस इशू पे कोई क्वेश्चन आया कि बोनस इशू का फॉर्मूला क्या, तो मुझे वो जो PDF की स्लाइड है ना, वो मेरे दिमाग में थी कि भाई ऐसे इसकी कैलकुलेशन होनी है। तो वो विद रिवीजन ही होगा सर, रिवीजन इज़ द की। और एग्जाम प्री से पहले आप सारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, प्री के बाद सिर्फ रिवीजन, जितना आप रिवीजन करोगे, और प्लस जो PYQs हैं उससे आप अपनी स्ट्रेंथ करो। मैंने मॉक्स भी आपके दिए हैं, बट आई बिलीव PYQ इज़ मच
हेल्पिंग, मच हेल्प। क्योंकि मॉक्स में क्या होता है कि वो बहुत डिटेल्ड में होता है। मॉक्स में ऐसा भी होता है, जैसे हम भी मॉक्स बनाते हैं पीवाईक्यू में, चाहे वैसा क्वेश्चन हम मॉक में डाल देते हैं, मॉक में डाल कि क्या पता आ जाए, डाल दो। तो मॉक भी मैं देता था, तो एक बार देता था, ठीक है। उसमें से मैं जो रॉन्ग क्वेश्चन होते थे ना, मैंने मार्क कर खोलता था, उसमें जो जो रॉन्ग होते थे बस वो दिखता था कि अच्छा ये है, तो मैं क्या करता था, लिख लेता था उसको कि भाई ये चीज़ में ये मिस्टेक हुई है। और उस जैसे लेट्स से चैप्टर बोनस इशू का चैप्टर, जो मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, तो वो 2 क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिए, बस उसको रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद एक बार मॉक दिया, फिर ना मैंने उसको देखा कभी, अपने नोट्स बना के उसी को वापस पढ़ लिया। इंग्लिश में आपके 2024 में 39 नंबर आए थे। जी सर। इट मस्ट बी वेरी शॉकिंग। तो फिर आपने कुछ स्पेशल किया इस साल के, यार इस साल रिस्क नहीं लेना है? इस बार प्रैक्टिस जेमिनी में डाल के मॉक निकाला, और उसी में डालता था, उसी से बोलता था कि प्रॉम्प्ट डाल के कि चेक इट, और बिल्कुल हार्ड मार्किंग करो, मतलब बिल्कुल स्कोप, बिल्कुल लूज मार्किंग नहीं, बिल्कुल हार्ड मार्किंग, डिमोटिवेट मी विथ मार्क्स। सो वो ही कि हाँ, वो 30 मार्क्स भी देता था, कभी 40 मार्क्स भी देता था, मतलब आउट ऑफ जितना भी होता था उस हिसाब से। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं ये बोलता था कि उसको कि सारी गलती पकड़ मेरी, जितनी भी गलती मैं कर रहा हूँ, तो वो पूरा प्रोफाइल 2 पेज की गलतियाँ निकालता था। तो स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि अब हम क्या है सर, हाथ से लिखते नहीं, हमें टाइपिंग की आदत हो चुकी है, तो टाइप में ऑटो करेक्ट, और इससे क्या होता है स्पेलिंग भूलते हो आप, ग्रामेटिकल भी एरर वो खुद ऑटो करेक्ट में कर देता है। तो हमें वो चीज़ वहाँ पे उसने पकड़ के एक एक बिल्कुल कॉमा ये सब की गलतियाँ बताई, वो प्रैक्टिस। और मेन टाइम मुझे लगता है सर, आप इंग्लिश में दे चेक थ्रू AI, मुझे अच्छा लगता है कि वो AI के थ्रू यूज़ करते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना कि आप पहले ही उस AI आपका अच्छा दे दे तो वहाँ पे भी अच्छा वहाँ है। पे अगर आप AI से आप रिफाइंड होके आओगे, तो आप वहाँ पे जाके भी वो गलतियाँ नहीं करोगे जहाँ पे कॉमा और डैश वाली, तो वहाँ से मार्क्स करते रहते हैं। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है। जैसे प्रेसे और कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसे टॉपिक थे जो बहुत टाइम खाते हैं, तो मैंने बस उसी की प्रैक्टिस की। ऐसे तो कितने मिनट में आप टारगेट करते थे? 40 मिनट्स में। 40 मिनट्स आप 18 मिनट में प्रेसे और 22 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन सर। वर्ड लिमिट आप पूरी मीट करते थे? यस सर, पूरी। यहाँ पे मैं बस एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। हम दोनों ने अभी AI की बात की, हर्ष ने बोला कि उनका बिलीफ है कि AI से चेक होते हैं, इट्स नॉट कंफर्म। तो काफ़ी लोग वीडियो के नीचे फिर कमेंट करने लग जाते हैं कि आपको कैसे पता है AI से चेक होता है। हमें नहीं पता, ये इनका बिलीफ है, ये मेरा भी बिलीफ है, ठीक है, बट वी माइट बी रॉन्ग। कोई अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी थी आपकी कि 100 क्वेश्चन है, इसमें से पहले इकोनॉमिक्स से करूँगा या पहले आसान करूँगा, ऐसा कुछ? सर ये जो अटैम्प्ट स्ट्रेटेजी थी सर, ये मेरी रिफाइंड, मतलब बहुत बार इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो इतने एग्ज़ाम से रिफाइंड होते एक मुझे सेट पैटर्न समझ में आया कि मेरे लिए क्या बनता है। वो ये होती सर, मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, और आई कीप ऑन डूइंग। जहाँ पे मुझे शॉर्ट है कि लेट्स से मैंने स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन में मुझे 4 क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं, तो मैं वो 4 क्वेश्चन कर लूँगा। और उसके बाद जो बाकी 6 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 50-50, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, तो मैं वो 50-50 मार्क कर लेता था कि क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 इस 50-50, तो मैं लिख लेता था, ठीक है। और जो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो मैं छोड़ देता था कि इनमें कोई आइडिया नहीं, तो इसको बाद में, तो ऐसे करके मैं 1 to 100 करता था। तो इस बार जब पेपर दिया था, तो इन वेरी फर्स्ट गो 77-76 क्वेश्चन आई वॉज श्योर कि मेरे को शॉर्ट आते हैं। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि जिस टाइप का पेपर है, डिस्पाइट डूइंग ऑल द एफर्ट्स, तो आप ओनली 77 फर्स्ट शॉर्ट में कर पा रहे हो, तो मतलब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको रिस्क लेना या नहीं लेना। सिंस 77 मैंने कर दिया, तो मैं एक अच्छी पोजीशन पे था कि अगर मैं रिस्क भी लूँगा तो मैं 77 से नीचे तो नहीं जाऊँगा, ये मैंने सोचा था। तो फिर उसके बाद जो मेरे 12-13 क्वेश्चन थे 50-50 वाले, तो मैंने सोच के मतलब वही वहाँ पे तो किस्मत है, 50-50 की प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ लगाए। और फिर बाकी 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो जय माता दी कर दी सर कि देखा जाएगा होगा, और लकीली इसमें 2-3 ठीक हो गए सर। तो लक तो इन दी एंड आप मेहनत करोगे, लक फॉर्चून फेवर्स द तो ब्रेव। मतलब जो शॉर्ट थे फर्स्ट साइट्रेशन, देन सेकंड, और फिर लास्ट में 50-50 सर डिफाइनिंग फैक्टर वही होता है कि आप लोग 60-70 क्वेश्चन कर लेते हैं, बट उसके बाद जो 30 क्वेश्चन का बफर होता है ना, दैट इज़ डिफाइनिंग फैक्टर। तो जो लोग वो 30 क्वेश्चन में खेल जाते हैं ना सर, वो निकल जाते हैं, और जो नहीं निकल पाता तो वो 30 क्वेश्चन में। मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार मैं वो सही खेल गया, कहने का मतलब। वेल ये थी हर्ष की फेज़ 2 की सारी कहानी। अब हर्ष इंटरव्यू के बारे में बताइए, इंटरव्यू की तैयारी क्या की और क्या चीज़ें थी जिसने आपको इंटरव्यू में हेल्प किया तैयारी करने के लिए? सर सेबी के इंटरव्यू के बारे में कुछ आइडिया नहीं था सबसे पहले, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से, क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। तो फिर जब आपका इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स आया, तो मैंने फ्री था, मैंने पैसे देने नहीं है, कर लो ज्वाइन, कर लिया ज्वाइन। और फिर उसके बाद जब डिटेल वेबसाइट पे गया, तो फिर मुझे मिले ट्रांसक्रिप्ट्स
जो मैं ढूंढ रहा था, मैं टेलीग्राम पे भी ढूंढ रहा था कि मिल जाए, ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी। पर जब आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स मिली फ्रॉम 2024 टू ऑनवर्ड्स 2017 से आई गेस है, मैंने सारी डाउनलोड की, सारी ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब बहुत सारी हो गए थे मतलब। तो ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करके उनको पहले वर्ड में कॉपी पेस्ट किया, वर्ड में कॉपी पेस्ट किया सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज, कि कुछ क्वेश्चन सेबी स्पेसिफिक, कुछ क्वेश्चन स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक, कुछ क्वेश्चन आपके HR स्पेसिफिक, कुछ टेक्निकल टर्म, कुछ करंट इवेंट बेस्ड। तो ऐसे करके मैंने 8-9 बाइफ्रिकेशन कर लिया। और उसके बाद सर मैंने क्या किया, क्वेश्चन बना लिए। अब मैंने आज उठाई सेबी की फ़ाइल, फिर मैंने गूगल जेमिनी, फिर मैंने डाला प्रॉम्प्ट कि मेरा इंटरव्यू है ग्रेड A का, ऐसा ऐसा करके, गिव मी आंसर दैट आई कैन रिफ्लेक्ट, आई विल बी पोस्टिंग ट्रांसक्रिप्ट प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू, यू गिव मी आंसर टू दैट, जहाँ पे मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने और एक मेरे को आंसर भी मिले जो मैं उसको रिफ्लेक्ट कर पाऊँ। तो ऐसे ये मैंने एक्सरसाइज करी सर, 20-22 दिन मुझे ये एक्सरसाइज करने में लग गए, क्योंकि टाइम 3-4 घंटे मिलता था। अब आपको कॉपी पेस्ट करके, तो ये सबसे हार्ड पार्ट मुझे लगा था कि पढ़ने से ज़्यादा वो was the analysis of what is going to be asked. yes. तो वो एनालिसिस से मैंने आंसर बनाए जेमिनी में, क्वेश्चन डाले आंसर बनाए, क्वेश्चन डाले आंसर बनाए। तो ऐसे मेरे पास करके 1000, 2000, 1200 पेज हो गए थे सर वर्ड के अंदर। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये चाहती है सेबी ये क्वेश्चन पूछती है। तो 70-80% आई वॉज श्योर कि इसके बाहर इंटरव्यू नहीं आएगा। HR वो आप 20% आपका पता नहीं क्या पूछेंगे, बट 70-80% ही आपको नंबर लाने होते, तो 70-80% में वो समझ में गया था। दूसरी चीज़ मैंने जो PIF था अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, वो मैंने एज इट इज़ बनाया, वर्ड फाइल जेमिनी में डाली, और फिर मैंने उसको बोला कि आई वॉन्ट, दिस इज़ माई PIF एंड इसको यू आर 5 लोगों का पैनल हो एंड आपको उसमें अलग अलग डोमेन में क्वेश्चन बना के मुझे दो। मतलब लेट्स से गिव मी लिस्ट ऑफ 200 क्वेश्चन दैट कवर टेक्निकलिटीज, दैट कवर लिंकेज, दैट कवर्स HR क्वेश्चन, माय एक्सपीरियंस, माय पर्सनल। तो जो भी वो सोच सकता था, मैंने उसको बार बार प्रॉम्प्ट डाल के जितने क्वेश्चन मैं निकाल सकता था, 200-250 क्वेश्चन ऐसे हो गए। फिर उनका सर मैंने वापस से बनाए जेमिनी से। सो अब मेरे पास क्या था सर, ये जो मेरी 25 डेज़ का जो स्टार्ट का पीरियड था, तो सेबी ने लकीली बहुत टाइम दिया इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। सो 25 डेज़ में मैंने ये एक्सरसाइज करी। फिर मेरे पास रहता था सिर्फ मुझे अब पढ़ना है। तो एरियाज पता लग गए थे सेबी में। अब जैसे सेबी स्पेसिफिक पूछेंगे तो वो क्या पूछेंगे, प्रीएम्बल में क्या लिखा है, सेबी कौन से गवर्न होता है, फंक्शंस क्या होता है, अब एनुअल रिपोर्ट्स में क्या होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो मेरी वैसे जितनी पढ़ के नहीं हुई, उतनी स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रांसक्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे, अश्योरेंस इंश्योरेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है सर, वो भी पता चल गया कि, तो मैंने सबका पढ़ लिया, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, चाहे वो CS बैकग्राउंड हो। एक मैंने CS बैकग्राउंड वालों का भी एक स्पेसिफिकली फाइल बनाई थी, वो दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज सेबी में बहुत CS ने इंटरव्यूज़ दिया है। तो ऐसे करके मैंने बनाया और सर उसको बार बार पढ़ता गया। और आपके मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए मैंने, क्योंकि मेरा नाबार्ड का भी एक्चुअली मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मेरा उससे पहले नाबार्ड का इंटरव्यू था, तो वो रियल जो मैंने फेस किया, तो वो जो स्ट्रेटेजी मैंने लगाई थी जेमिनी वाली, वो इट वर्कड इन माई जो नाबार्ड के इंटरव्यू में जो भी पूछा, इट वॉज फ्रॉम माई दैट क्वेश्चन आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऑल 90% वॉज प्रिपेयर्ड। तो मैं समझ गया था कि सेबी में भी ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट वर्क करने वाली है। फिर मॉक इंटरव्यू भी दिया मैंने। सो जो ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू हुआ था सर, वो मेरा अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने उस टाइम प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने सर को भी बोला था, अगर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू जो आपने मुंबई एडुटैप कर दिया था पेड वाला, सो वहाँ पे जो पैनल था, मैंने बोला सर आई एम नॉट हैप्पी विद दिस इंटरव्यू। तो बोले नहीं मैं सर मुझे खुद को पता है कि मैं अभी नाबार्ड का इंटरव्यू देख आया हूँ, वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस क्या थी, यहाँ पे नहीं थी। तो मैंने सर को खुद ने बोल दिया कि अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि रिजल्ट आया उसके कुछ दिन बाद ही आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड इंटरव्यू। तो जो टाइम मुझे को बचा था उसमें 5 दिन बाद ही ये ऑफलाइन इंटरव्यू गया। तो मैंने सर को बोला, बट उसके बाद जब मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, तो मैंने आपकी टीम को बोला था कि जस्ट मेरे इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले ही आप मेरा शेड्यूल करना, ताकि मैं प्रिपेयर कर लूँ। फिर वहाँ पे जो सर ने इंटरव्यू लिया, इट वाज़ वेरी गुड, और वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि ऐसा ही इंटरव्यू होने वाला है, ऑन द सेम लाइन 90% ऐसा। वहाँ पे इंटरव्यू ने एक एक्सपीरियंस दे दिया कि सेबी क्या क्या पूछ सकता है, वो हो गया, और रियल एक्सपीरियंस था ही नाबार्ड के इंटरव्यू में। तो ऐसे करके मेरा पूरा इंटरव्यू का जो फेज था, बट आई कंसिडर इंटरव्यू इज़ द ईजिएस्ट स्टेज, बिकॉज वहाँ पे आप कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं जाओ तो भी आप अच्छा कर लोगे। अगर आप प्रिपेयर करके, जैसे नाबार्ड का जो मेरा 23 का इंटरव्यू था, मैंने 2 महीने बहुत पढ़ाई की, बट मेरे इंटरव्यू में सबसे कम नंबर मार्क्स है। बट अगर आप पढ़ के जाओगे तो एक एडवांटेज है, और वो आपका दिन के ऊपर डिपेंड करता है, और इंटरव्यू के
मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहते क्या हैं। मतलब ही और शी कैन आस्क एनीथिंग एनीथिंग, हाँ एनीथिंग यू कैन, तो वो आप प्रिपेयर करो और बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दो। और इंटरव्यू आपकी, इट्स चेक योर पर्सनैलिटी। सो थैंकफुली एलियो की जॉब ने मेरी पर्सनैलिटी को ऐसा ग्रूम किया कि मुझे वो डर वाला जो होता है ना कि आप किसी सीनियर के सामने बैठे हो, आपको जो डर लगता है वो डर फैक्टर ख़त्म हो जाता है। बिकॉज वी यूज टू मीट विद सीनियर मेंबर्स, CGM GM लेवल के लोगों से मिलना होता, तो उससे जो डर फैक्टर है, शाइनेस है, वो ख़त्म हो गई थी। तो मेरे को लगता है सर वो यही चेक करते हैं। और इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि अगर हम आपको ये दे दें, ये डिपार्टमेंट दे दें, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो उस डिपार्टमेंट, तो आप कर पाओगे? मैंने सर आई विल बी हैप्पी टू डू दिस थिंग। सो दे ओनली जज यू पर्सनैलिटी इन इंटरव्यू, इतना मुझे समझ में आया। तो एक्चुअल इंटरव्यू में ऐसे कुछ 2-3 एरियाज जहाँ से आपसे पूछा हो, आप प्लीज़ शेयर करें। सर उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था एक्सप्लेन योर फैमिली बैकग्राउंड एंड वाई मुंबई में आप कैसे, आप तो राजस्थान से हो, मुंबई में क्या है। फिर उन्होंने पूछा था कि अच्छा आप एनफोर्समेंट में हो, लेबर एनफोर्समेंट में हो, तो व्हाट आर द लेबर लॉज एप्लीकेबल ऑन सेबी। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन दैट टाइम। फिर मैंने बोला कि सर ये एप्लीकेबल है। फिर बोला कि आपने कभी इंस्पेक्शन की है सेबी के अंदर? तो मैंने हाँ सर मैंने की है, कॉन्ट्रैक्टर्स की भी की है और सेबी की भी की है। तो ऐसे करके तो दे गॉट इम्प्रेस बाय दिस, किया कि आपकी डोमेन में पहुंच गए ना हाँ क्वेश्चन। क्या। तो वहाँ मैं प्रिपेयर था कि मैंने वहाँ पे लेबर लॉ में कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे पता था जो पूछेंगे मैं बता दूंगा, और मुझे पता है कि मोस्टली यही पूछना है कि लेबर लॉज कौन से एप्लीकेबल है सेबी पे, और क्या आप कैसे, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप कैसे हैंडल करोगे, वो सब चीज़ें आई वॉज डूइंग प्रैक्टिकली। तो वो था। फिर दे एंटर्ड इन टू द डोमेन ऑफ दिस टेक्निकल, कि दे आस्क्ड मी अबाउट द प्रोसेस ऑफ IPO, ग्रीन शू। हाँ, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दे आर 2 टाइप ऑफ लिस्टिंग, और लकीली मैंने वो न्यूज़ में था उस दिन। एक होता है डायरेक्ट लिस्टिंग, होता है कॉन्फिडेंशियल लिस्टिंग। तो मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, तो मैंने बता दिया 2 टाइप ऑफ लिस्टिंग। और ऐसे करके सर टेक्निकल क्वेश्चन पूछते गए। फिर उन्होंने थोड़ा HR के क्वेश्चन भी पूछे कि अगर आपको परमानेंट मुंबई में रहना पड़ा तो आप रह पाओगे? तो मैंने बोला सर आई लव मुंबई, आई एम इन मुंबई फ्रॉम लास्ट 2 years। मुझे बहुत अच्छा शहर लगता है, और मुझे ट्रांसफ़र से इशू है, तो आई एम मच कम्फर्टेबल। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि लेट्स से आप यू आर 30 एंड इस एज में हुआ, तो आप तो कोई 25 साल वाला अगर आपका मैनेजर आपको वो देगा? तो मैंने बोला सर competency नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। अगर समवन एट द एज ऑफ 25 इन इज मोर डिजर्विंग देन तो मी, ही इज मोर कॉम्पिटेंट देन मी, तो सीनियर का तो लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने उनका एग्जांपल दिया, मेरे जो सीनियर हैं, जो मेरे से ALC हैं, तो वो सीनियर है मेरे से, वो मेरे से छोटे हैं, तो बट कॉम्पिटेंट है, तो वहाँ पे तो वो तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे HR और टेक्निकल क्वेश्चन पूछ के ख़त्म कर दिया सर इंटरव्यू। सो एट द एंड यू वर सेटिस्फाइड। सर मेरे को ऐसा लगा कि इंटरव्यू जल्दी ख़त्म क्यों हुआ, थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, मज़ा आ रहा था। मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू इज़ मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 मैच्योर एडल्ट्स रेदर देन नॉलेज। उन्होंने चेक कर लिया, वो आपकी प्रोफाइल पढ़ के ही समझ जाते हैं कि इस बंदे में दम क्या है या नहीं दम है या नहीं है। क्योंकि दे आर लाइक CGM लेवल के, और जो हायर लेवल के बंदे हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको देख के मतलब आपके पहले आंसर से समझ जाएंगे कि इससे ज़्यादा बात करनी है, कम बात करनी है। सो वो एक अच्छा, मेरे को ऐसा लगा था कि और बात कर सकते थे, बट ठीक है, 16-17 मिनट चलाता है इंटरव्यू सर। एनी लास्ट मैसेज हर्ष दैट यू वुड लाइक टू गिव टू दी फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो भी इसी अनसर्टनिटी में जी रहे हैं कि कब हम भी कोई अच्छी जॉब पाएंगे, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस दौर से पहले गुजर चुके हैं? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने हार्ड वर्क पे, मतलब नियत ही अगर आपकी सही रहती ना सर, नियत आपको सही रखनी पड़ेगी, और उस नियत को सही रखने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म मतलब भगवान आपको चेक करता है। अगर आपकी नियत ही अच्छी है कि आपको वहाँ जाना है और आपको वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए जो भी सार्थक प्रयास आप कर सकते हो वो करने पड़ेंगे। खुद पे बिलीफ रखना पड़ेगा कि मैं केपेबल हूँ। मुझे पता था कि मैं कैट नहीं कर सकता, ठीक है सर, तो मैं उस डोमेन में गया नहीं। मुझे पता था कि मैं RBI नहीं कर सकता, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता होना चाहिए, वो तो है ही। और साथ साथ में सर आपको अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि आप हो जो करवा रहे हो, आप ही करवा पाओगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में मेरे कर्म है। जब आपको ये बिलीफ रह जाएगा तो आप कर सकते हो। और सर आपको एक और बताऊंगा कि आपको वो वाई पता होना चाहिए। मुझे वाई पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है। जब आपके पास वो वाई क्लियर होता ना, तो आप हाउ अपने आप निकाल लेते हो। सो अगर UPSC में नहीं हुआ, 6 अटैम्प्ट 7 अटैम्प्ट, आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड कि क्या करूँगा, अब कैसे करूँगा। बट वाई पता था कि मुझे मेरे को जो मैं लाइफ जी रहा हूँ वो लाइफ नहीं जीनी।
जो मैं प्रिपरेशन फेज में लाइफ जी रहा था, तो मिला कि मेरे को ये ज़िंदगी नहीं जीनी, ज़िंदगी में अपने लाइफ के 60-70 साल जितना भी जीऊँगा कि मैं इस ऐसे तो नहीं जी सकता। तो मुझे वो वाई पता था कि भाई मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आई वांट टू वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स मी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, दैट गिव्स मी डाइवर्स एरियाज टू वर्क इन। सो नाबार्ड से भी ये रेगुलेटरी बॉडी है जो आपको अलग अलग डोमेन में काम करने देते तो वाई मुझे पता था, 3-4 वाई थे मेरे। तो वाई के पीछे साथ में अपने बिलीफ, भगवान पे भरोसा और पेरेंट्स का सपोर्ट, तो यही चीज़ें हैं जो आपको केप्ट गोइंग करती रहती है सर। सच अ नाइस मैसेज। हम हमेशा ये कहते हैं गाइस कि फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड सक्सेस इज़ नेवर सर्टेन। आप मतलब किसी से ऐसे ले नहीं सकते हो सक्सेस। तो जब हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क करते रहो और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, एक अच्छा साइकिल क्रिएट होता है और मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है। ये तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन इन माई लाइफ एंड आई हैव सीन इन अदर्स लाइफ ऑल्सो। जो आप आज कर रहे हैं, भले ही आप उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ कनेक्ट करेगी और आपको एहसास यही होगा कि जो मैंने एफर्ट वहाँ डाला था वही आज मुझे हेल्प कर रहा है। So Harsh, it was really nice talking to you. Your journey is really motivating and inspiring, and I'm sure a lot of aspirants who might be feeling down after this cycle of results कि नहीं हुआ हमारा RBI में, NABARD में, SEBI में, they will get a new lease of motivation and they will keep continuing, you know, in making efforts and getting a job in this regulatory body space. So I wish you all the best. थैंक यू सर। एंड लेट्स होप कि आप बहुत अच्छा काम करो वहाँ जाके यार, और हमारी कंट्री को ज़रूरत है खास करके सेबी को आप जैसे ऑफिसर्स की। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।